बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम सिटी 10 में मैं हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और इसके साथ साथ रोज़े भी अच्छे तरीके से गुजर रहे होंगे। शहर में बारिशें भी हो रही हैं, बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है और इसके साथ साथ बहुत सारे लोग शिकायत कर रहे हैं गला ख़राब भी हो रहा है। सो एक तरफ कोविड और एक तरफ हम देख रहे हैं कि जी डेंगू के मरीज़ भी सामने आ रहे हैं। सो हर तरह से जो है एहतियात की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मौसम के हवाले से हम आपको अपडेट करते रहते हैं। आज भी बाहर धूप है, लेकिन कल आपने देखा कल अच्छी खासी सुबह के टाइम धूप थी और रात को अच्छी खासी जो है वो बारिश एकदम अफ्तारी के साथ ही जो है तब्दीली आई और अच्छा खासा मौसम तब्दील हुआ। बादल गरजे भी, चमके भी और उसके बाद बारिश भी हुई। हमें हर सूरत में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। ऑल्दो दूसरी तरफ अगर हम देखें तो फसलों की तबाही भी हो रही है, लेकिन हमें अल्लाह ताला से दुआ ये करनी है कि हमारे मुल्क पर रहम करे, करम करे अपना, ख़ास तौर पे इस माह मुबारक के सदक़े में। हम आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ कर लेते हैं। सबसे पहले शामिल कर लेते हैं आज की टॉप स्टोरीज। खबरें क्या हैं जी? मनपसंद अफराद को ठेके ज़रताजगुल, हाशिम जवां बख्त के खाते भी खुल गए। मुस्लिम लीग नून ने इलेक्शन की तैयारियां शुरू कर दी। तमाम सूबाई हलकों में वर्कर्स कन्वेंशन करवाने का फैसला। लाहौरिये होशियार, कचरा फैलाने पर जुर्माने। गैर कानूनी डंपिंग करने वाली 16 गाड़ियां बंद। और शहर के 4 बड़े अस्पतालों में आउटडोर में हड़ताल, मरीज इलाज मुआलजे के लिए परेशान। वेलकम बैक। खबरें आप जान चुके हैं, इनकी डिटेल्स की तरफ जाएंगे। हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर्स मौजूद हैं। आमिर रजा खान साहब, अली साई साहब ने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। क्या हाल चले आप? अल्लाह का करम। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, सबसे पहले हमने जो खबर एंड पे रखी है क्योंकि सबसे ज़्यादा अहम खबर है और हमारा आपका हम सब लोगों का मसला ये है, कीमतें आउट ऑफ कंट्रोल हो गई हैं। एक हफ्ते में चीनी 12 रुपये किलो महंगी हुई है। ये वो आदाद शुमार हैं जो कि बज़ाहिर नज़र आ रहे हैं, लेकिन हर मार्केट में रेट अपने ही हैं। ओपन मार्केट में सरकारी निर्खों पर अमल दरामद यकीनी ना बनाया जा सका। बढ़ती महंगाई के बाद 22 शहरी परेशान। फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे रमज़ान के हम आपको यही बता रहे हैं, वो चाहे सब्जियां हैं, वो चाहे आटा है, वो चाहे दालें हैं। शहरी शिकायत एक ही कर रहे हैं कि जिस इलाके में जाएं रेट अपनी है, महंगाई को कंट्रोल करने वाला कोई नहीं है। सारी मशीनरी आपकी जो है वो हम देख रहे हैं आटा पॉइंट्स पर है। इवन असातिज़ा की भी ड्यूटियाँ लगाई गई हैं। ये जो सफ़ेद पोश लोग हैं, मुझे तो लगता है रमज़ान के बाद मज़ीद सूरत हाल जो है वो ख़राब होगी, क्योंकि अब आगे आपको इलेक्शन की बाज़गश्त नज़र आ रही है। अभी मौजूदा सूरत हाल किसने कंट्रोल करनी है? आमिर भाई आपसे आगाज़। निगरान हुकूमत ने कंट्रोल करनी है। पहले तो आप आखिर में जो आपने बात की उसका पहले जवाब दे देता हूँ कि कंट्रोल किसने करना है। तो ये निगरान हुकूमत की जिम्मेदारी है कि महंगाई को कंट्रोल करे। देखिए आटा पॉइंट्स पर आटा लग गया और बेशुमार लोगों ने अपना हिस्से का आटा ले भी लिया और अब कुछ चीज़ें मैनेज भी हो गई। हाँ। अब आपको उस तरह की खबरें भी नहीं मिलती हैं। और दूसरी बात, बड़ी ज़बरदस्त कल बात मरियम नवाज ने भी की थी कि ये आटे की लाइनें नहीं हैं, मुफ्त आटे की लाइनें। गवर्नमेंट अगर मुफ्त आटा दे रही है तो लाइनें लग जाए जहाँ मुफ्त। मरियम नवाज तो कल खूब फ्रूट चाट बनाती हुई नजर आई हर जगह पे। हाँ, उन्होंने काफ़ी अच्छा मतलब स्पीच की थी। वो रावलपिंडी में थी, लाहौर में नहीं थी, लेकिन लाहौर के लोगों ने भी सुनी होगी। तो महंगाई को कंट्रोल करने के लिए मेरा तो ये है कि ये इस इंतज़ामिया की बस की बात नहीं रही है। तो किस किस चीज़ों को कंट्रोल करेंगे? हमें एक वज़ीर महंगाई रखना पड़ेगा। देखें, जब तक आप ऊपर सर पे एक बंदा नहीं बैठाएंगे, महंगाई कंट्रोल या महंगाई एक वजीर क्या करेगा? एक वजीर क्या करेगा? वो क्या कोई जादू का चिराग लेकर आएगा, जादू की छड़ी लेकर आएगा? ये जो वजीर होगा इससे हम पूछ तो सकेंगे। अब हम कमिश्नर से पूछते हैं तो वो कहते हैं जी मैं उस तरफ बिजी हूँ। डीसी से पूछे तो वो कहें जी मैं इस तरफ बिजी हूँ। किसी और महकमे से पूछेंगे तो वो कहेंगे जी आटे की तरफ बिजी हैं। तो वजीर होगा, उससे हम तो पूछ सकते हैं कि भाई आपके जिम्मे सिर्फ एक काम है कि आपने ये मसनूई महंगाई को कंट्रोल करना है। देखिए ईद करीब आ रही है, वजीरों को पूछ लेते हैं आप? ईद करीब, हाँ पूछ लेते हैं। मतलब मैं किससे नहीं पूछ सकता, जितने वजीर आप अपनी बात ना करें, पब्लिक की बात। मैं पब्लिक ही हूँ भाई, मैं कौन सा अहम आदमी सही साहब। अच्छा, अब आप मुझे ये बता दें, अभी तो सबकी ड्यूटियां लगी हैं, इससे कबल क्या महंगाई कंट्रोल थी? रमजान से कबल आपको प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट के नजर आते थे? बहुत सारी चीज़ वो कंट्रोल भी हो जाती थी। मसलन मैं आपको बताऊं कि छापे पड़े हमजा शहबाज के दौर में, जो होल्डर्स थे जिन्होंने चीनी होल्ड की थी,
और उन्होंने उनके ऊपर छापे मारे, अकबरी मंडी में भी छापे पड़े, फैक्ट्रियों में भी पड़े, FBR भी गई, तो चीनी निकल आई, चीनी की कीमत भी कम हो गई। अब क्योंकि ईद करीब आ रही है, 15 रोज़ा आज अब माशाल्लाह से रमज़ान का आधा रमज़ान गुजर गया, कीमतें बढ़ेंगी, अब कीमतें और बढ़ेंगी। आप जो कह रहे थे ना ईद के बाद ही कंट्रोल में आ जाएंगी। अभी चिकन ने बढ़ना है, अभी चीनी ने बढ़ना है, अभी घी ने बढ़ना है, इस चीज़ों की कीमतें बढ़ेंगी। हमें मुफ्त आटे का अब सारा अगर कंट्रोल हो गया है तो इंतज़ामिया को जो निगरान वज़ीर आला हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है कि आप इस तरफ लगें कि महंगाई को किस तरह से कंट्रोल करना है। चीनी आखिर ये गन्ने की क्रशिंग का सीजन तो नहीं है साहिब साहब, नहीं बिल्कुल, जो चीनी बन चुकी थी उस पर भी 12 रुपए किलो कैसे इजाफा हो तो ये माफिया को किसने कंट्रोल, तो ये माफिया का कंट्रोल किसने करना, तो निगरान हुकूमत ने करना है, तो करे। साहिब साहब क्या कहना चाहेंगे? अना एक तो ये जो कीमतें लिखी हुई हैं, इन कीमतों में पता नहीं चीज़ें मिलती कहाँ से। हाँ बिल्कुल, ये तो जो रेट्स लिखे हैं, मुझे तो इन रेट्स पे कभी कोई चीज़ मिली नहीं। ऑयल इतना महंगा है, सस्ती मिलती है आपको? नहीं आमिर भाई, कहाँ सस्ती मिलती है? सस्ती मिलती है आपको आमिर भाई, ये तो जो रेट्स लिखे हैं इन पे मिल जाएं तो लोगों की तो इतनी आवाज़ें ना आएँ। ये तो बहुत कम रेट्स लिखे हैं जो मार्केट में आपको चीज़ें मिलती हैं। अब तो वो जो सस्ते रमज़ान बाज़ार थे उसमें तो हम कह सकते थे जी कि रेट्स ज़्यादा हैं, इंतज़ामिया नहीं देख रही। अब तो सारी ओपन मार्केट में हर बंदे का अपना रेट है, और जैसे जैसे ईद करीब आ रही है हर बंदे ने इस बात पे नज़र रखी है कि हमने ईद लगानी है। हाँ। पंजाबी में बिल्कुल आंदे ने जी कि असी हुण ईद लानी है। तो बजाय इस बात के कि खौफ खुदा खाएँ, रमज़ान का महीना है, एक तरफ तो हम बरकतें और रहमतों वाला महीना कहते हैं, और उसमें हमारा गोल क्या होता है, हमारे सोच क्या होती है कि हमने रेट्स बढ़ाने हैं, और जो रमज़ान में जितने भी चीज़ें हैं वो पूरे एक साल का आपका मुनाफा इकट्ठा कर लेते हैं और पूरी कसर निकालते हैं। अब ये देखें ना, ईद पे लोगों ने चिकन किसी ने बनाना होगा, किसी ने मटन बनाना है, किसी ने बीफ, तो आपको टमाटर बड़े महंगे मिलेंगे, प्याज बड़े महंगे मिलेंगे, अदरक का, लीमू का रेट बहुत ऊपर चला जाएगा। तो ज़िली इंतज़ामिया का ये काम है, वो जो प्राइस कंट्रोल में जो स्टेट हैं वो इस पर फोकस करें, वो चीज़ों को कंट्रोल करें जो कि कभी भी हमें कंट्रोल होती हुई नज़र नहीं है। और जिस तरह अमर भाई कहते हैं कि निगरान गवर्नमेंट करे, निगरान गवर्नमेंट भाई क्या कुछ करे, निगरान गवर्नमेंट का काम है इलेक्शन करवाए, वो इलेक्शन पे फोकस कर रही है, और सुप्रीम कोर्ट की जानब से डायरेक्शन भी दी गई है। तो सीएम साहब ने वाज़े तौर पे कहा है, सीएम साहब तक ये है कि मैंने आम लोगों को मिलकर देखा कराना है, इलेक्शन कमीशन निगरान गवर्नमेंट ने नहीं कराना, इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन कराना है, निगरान गवर्नमेंट ने मावनत करनी है और इंतजामी मशीनरी के जरिए करनी है। अभी 14 मई को बहुत दिन है, इंतजामी मशीनरी आपकी सही से, सॉरी मैं आपको बात कर देता हूँ, लेकिन निगरान हुकूमत की जो जिम्मेदारी है उसको बताएं तो सही कि आपकी ये जिम्मेदारी भी है कि जो हम जैसे कम तनख्वाहदार लोग हैं उन्होंने भी बाजार से जाके नहीं ना। एक चीज़ बताएं कि सीएम साहब डेली जा रहे हैं मार्केटों में, बाजार के विजिट कर रहे हैं, हॉस्पिटल के विजिट्स कर रहे हैं, और हॉस्पिटल में जा रहे हैं और आटा पॉइंट्स पे भी जा रहे हैं। तो ये अकबरी मंडी में जाकर रेट्स चेक नहीं किए ना? नहीं, तो वो सीएम का काम नहीं है ना, तो मैं इसीलिए कहता हूँ महंगाई रखना आपका काम है ना, वो कमिश्नर का काम है, वो भी नहीं जा रहे, वो जहाँ जहाँ सीएम जाते हैं वहाँ जाते हैं। अब आपने सीएम को ऐसी थोड़ा बना लिया, सीएम तो पूरे पंजाब का सीएम है ना जी। लेकिन जहाँ जाता है सीएम कोई भी हो, जहाँ जाता है पूरी इंतजाम एक दफा दौड़े तो लग जाती हैं, एक आज सीएम चला जाए अरसद रात से ये काम कर रहे हैं यहाँ पे बैठे हुए। ऑल्दो ये सीएम का काम नहीं है, लेकिन उसके असरात आपने चौधरी परवेज लाई साहब का कोई ऐसा दौरा किसी जगह पे आपने को यहाँ पे डिस्कस किया? वो तो आप बात नहीं, एक बात का बुजदार साहब का कोई विजिट, तो बात ये है कि बंदा काम कर रहा है। अमर भाई तो हर बंदा, अगर मैं आपको शहबाज शरीफ के विजिट बता दूं तो शहबाज शरीफ के विजिट थे ना जी, तो फिर आप इस तरह ना बात करें। अगर काम हो सकता है, अगर वज़ीर आला के जाने से इंतजामिया मुतहरक हो सकती है, तो हमें वज़ीर आला को कहना चाहिए कि भाई ये जो महंगाई है इस पर भी देखें, अब 40% से ज़्यादा अब महंगाई ऊपर। एक्चुअली तनख्वाहदार तबका पिस रहा है, बहुत परेशान है। आपने जिन्होंने रोज़मर्रा घर चलाने हैं, बिल भी देने हैं, जिन्होंने घरों से बाहर निकलना है, पेट्रोल भी अपनी गाड़ियों में मोटरसाइकिलों में डलवाना है, जिन्होंने घर में सहरो अफ्तार का इंतजाम भी करना है, चाहे महदूद करना है, क्योंकि अब हर कोई महदूद ही कर सकता है, बहुत लेविश दस्तरखान तो कोई भी नहीं सजा सकता। आपके सामने फ्रूट्स की कीमतें क्या हैं, कौन अफोर्ड कर सकता है। सो इस पर निगरान वज़ीर आला साहब से ज़रूर हम रिक्वेस्ट करेंगे कि इंतज़ामिया को मुतहर्रिक करें, आवाम की मुश्किलें आसान करें। एक्चुअली सफ़ेद पोश तबका जो है वो बहुत ज़्यादा पिस रहा है। वो लोग जो मुफ्त आटा लेके जा रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको रिलीफ मिल रहा है, लेकिन वो लोग जिन्होंने इस सहूलत से फ़ायदा नहीं उठाना, उनका इतना राइट बनता है कि कम से कम ओपन मार्केट में
माफिया के हत्थे वो ना चढ़े। अनाम मुफ्त आटे वाले ने भी फल खरीदना है, सब्जी खरीदनी है, सिर्फ मैं आटे कह का तो रही पेट हूँ, नहीं भरना। आमिर भाई एक जगह से तो रिलीफ उनको चले चले मिल तो रहा है चीनी ना। 12 रुपए किलो महंगी होगी, उनको बेचारों को तो रमजान उसी रेट पे आ गया जिस रेट पे आटा। हाँ, एक तरफ से अगर फायदा हुआ तो दूसरी तरफ नुकसान वही हो गया। सब चीजें, ये दोनों तरफ से हमें खेलना तो पड़ेगा, दोनों तरफ ये से जरूर देखना इंतजामिया को जो है आमिर आपको, भाई आपने हर बंदे पे तनकीद करनी है और बिला वजह करनी है, ये तो चीज लेकिन मस्त ये है। बहुत बड़ा चैलेंज है। ऑनेस्टली स्पीकिंग इस वक्त पे महंगाई कंट्रोल करना सबसे बड़ा चैलेंज है। अब इल्जाम लग गया मुझ पे तो मैं क्या करूं। उसका हम कुछ तदारुक करते हैं ब्रेक में जब जाएंगे। खैर अभी हमने ब्रेक की तरफ जाना है, फिर कुछ सियासी गर्मा गर्मी पे बात करेंगे। एक तरफ मुआशी अदम इस्तेहकाम, एक तरफ हम हर रोज़ देख रहे हैं कि सियासत के वाले से नई खबर आ रही है। सो अब ये जो सियासी मैदान में हलचल है ये किस तरफ लेके जाएगी, आम आदमी पे क्या असर होगा। हमारा कंसर्न मेन हमेशा हम रहे हैं, आप रहे हैं, आम आदमी रहा है। इस पर बात करते ब्रेक के बाद आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। अच्छा जी, खबर ये है जी, पंजाब असम्बली इंतखाबात के वाले से कागजात नामजदगी के अपीलों पर 17 अप्रैल को समाअत होगी। हमने कुछ मौजूदा सूरत हाल डिस्कस की और उसके साथ साथ ये सियासी हालात बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, असरअंदाज भी होते हैं और उम्मीद ये की जाती है कि आवाम की सुनी भी जाएगी, बेहतरी भी आएगी। ऐसा होगा कुछ? आप मुस्कुरा रहे हैं, मुझे मुस्कुरा नहीं रहा, हंस रहा हूं। की देखो बात समझो, ये इलेक्शन 14 मई को भी नहीं होनी है। जो सुप्रीम कोर्ट ने डेट दी है, मुझे ये होते नजर नहीं आते। आप कह रहे थे इलेक्शन कमीशन इससे पहले डेट दी है, ये इलेक्शन कमीशन का शेड्यूल है। इलेक्शन कमीशन ने 30 अप्रैल की डेट दी थी, हो नहीं ये शेड्यूल है यार। बात समझे भाई, 30 अप्रैल की डेट दी थी इलेक्शन कमीशन ने, हो गए। आप कहते थे तैयारियां और वो इलेक्शन वाला माहौल नहीं नजर आ रहा, आपको नजर आना शुरू हो गया। उस वक्त भी जमा हुए थे, लोग बेचारे जा जाके कागजात नामजदगी जमा करा रहे थे, वोटों के इंदराज हुए थे, शेड्यूल जारी हुआ था, इलेक्शन हो गए, नहीं हो सके। अब देखें ये बड़ा गुंजलक सा काम है और इसको समझने की ज़रूरत है कि काजी फायद, अब अगर अदालत मुझ पर कोई तहीन अदालत ना लगाए, मैं सिर्फ वैसे बयान करने लगा, अपने जहन की बात है। काजी फायद साहब ने जो बयान दिया, जो ऑर्डर किया था 3 रुकनी बेंच ने, उसने कहा था कि जी कोई सो मोटो एक्शन नहीं हो सकता जब तक ये जो बिल है इसको पास नहीं किया जाता है, जो मेरी समझ में आया, और उस पर कोई हेयरिंग भी नहीं हो सकती। अच्छा, वो फैसला मौजूद था तो हेयरिंग हो गई, ठीक, और वो फैसला मौजूद था तो सो मोटो पे फैसला भी आ गया। अच्छा, वो फैसला मौजूद था तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने 6 रुकनी एक बेंच बना दिया, जो कि वैसे ही रवायत के खिलाफ है। आपको पता 3, 5, 7, 9, 13, 15 इस तरह बनते हैं ताकि जो फैसला हो वो स्प्लिट उसका डिसीजन आ सके। 6 रुकनी बेंच मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं सुना, पहली दफ़ा बन गया। उसने काजी फायद ईसा के फैसले को ख़त्म किया। तो इसका मतलब वो फैसला उस वक्त भी मौजूद था जब ये 6 रुकनी बेंच बनाया जा रहा था, जिसमें काजी फायद ईसा ने कहा था कि चीफ जस्टिस अपनी मर्जी से अब बेंच नहीं बनाएंगे जब तक रूल्स में जो हैं वो पास होके नहीं आ जाते। अब इलेक्शन की तरफ है, तो मैं ये इलेक्शन ही है, मैं इलेक्शन की बात ही कर रहा हूँ, मैं कोई अलग से बात नहीं कर रहा हूँ। तो मुझे ये इलेक्शन 14 मई को, इसमें बहुत सारी कानूनी पेचीदगियाँ हैं, रहेंगी। कल मरियम नवाज ने, जो कि लीडिंग पार्टी की इस वक्त हैं, उन्होंने कहा कर लो जो करना है, इलेक्शन नहीं होता। तो मुझे बताएं इन हालात में क्या इलेक्शन आपको होते नजर आते हैं? क्या पीटीआई तैयारी कर रही है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून कोई तैयारी नहीं कर रहा। लेकिन यहाँ पे तो हमारे पास खबर यह है कि मुस्लिम लीग नून ने इलेक्शन की तैयारियों का आगाज कर दिया, तो तमाम सूबाई हलकों में वर्कर्स कन्वेंशन करवाने का फैसला मरियम नवाज खिताब। ये सिर्फ अपनी पार्टी को मुतहर्रिक कर रहे हैं। अच्छा, पार्टी को मुतहर्रिक करने के लिए इस तरह की चीज़ें की जाती हैं। जैसे लंबे अरसे से जो है वो पीटीआई यही काम कर रही है, वो कहीं जलसा रखती थी, कहीं कोई, ये तो बाद में आए ना इस मैदान में, वो कन्वेंशंस करवा रहे थे, वो बाकी चीज़ें करवा रहे थे। क्या वो इलेक्शन की तैयारी भी कर रहे थे? अच्छा अमर भाई वजूहात बताएं ना कि इलेक्शन होगा क्यों नहीं। मैं आपको बताता हूँ कि माहौल बन नहीं रहा है इलेक्शन का। मैं तो कानूनी पेचीदगी आपको बता दी कि ये अभी बहुत सारी कानूनी पेचीदगियाँ हैं जो आनी है। 20 अप्रैल तक वो बिल जो गवर्नमेंट ने कौमी असम्बली में पास किया था वो वेट हो जाएगा, क्योंकि जब चीफ जस्टिस साहब ने फैसला दे दिया कि इलेक्शन, भाई बात समझे, चीफ जस्टिस साहब ने फैसला दे दिया, अगर वो बिल जो नेशनल असम्बली से पास हुआ, सही साहब आपको सिर्फ समझाने के लिए उसको वेट कर दिया जाता है, तो गवर्नमेंट के पास अगले दिनों के लिए अपील करने का हक आ जाएगा सही इस फैसले के खिलाफ। और अगर गवर्नमेंट अपील में चली गई तो उसको वो उस अपील में इस बेंच के खिलाफ जाएगी, 3 रुकनी बेंच के खिलाफ। तो ये 3 रुकनी बेंच तो नहीं होगा, क्योंकि फिर नया बेंच बनाने के लिए फिर 3 रुकनी चीफ जस्टिस की सदारत में होगा,
वो नया बेंच तश्कील देगा, तो हो सकता है उसमें बाकी ये 3 लोग ना हों। तो ये बहुत सारी कानूनी भी जिसमें जिसमें मुझे नज़र आता है, मुझे ये आपसे ना इख्तलाफ है कि चीफ जस्टिस साहब ने दिया, मुझे उनके फैसले का एहतराम करना है, मैं कर भी रहा हूँ। अभी पहले ब्रेक में आप कह रहे थे कि आज इलेक्शन कमीशन इलेक्शन करवाना है, इलेक्शन कमीशन ने डेट दी 14 मई की। इलेक्शन कमीशन ने डेट नहीं दी 14 मई की। अभी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने 3 रुकनी बेंच में सदारत करते हुए जो फैसला लिखा, अमर भाई ने कहा उसमें 14 मई की डेट दी। अभी इन्होंने कहा बिल्कुल कहा है, तो आप ये कह रहे हैं कि 14 मई की डेट दी उन्होंने है भाई। इलेक्शन कमीशन नहीं दे रहा, इलेक्शन कमीशन ने 8 अक्टूबर की डेट दी, 8 अक्टूबर की दी है, बिल्कुल ऐसे। अब आप किस तरह से समझे? आप सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन पे दी ना जी 14 मई की। आप वही कह रहे हैं ना कि कागजात नामजदगी की अपीलों पर 17 अप्रैल को समाप्त होगी। 20 भाई साहब, आप किस चीज पे कन्विंस करना चाह रहे हैं कि आपको इलेक्शन होते नजर आ रहे हैं? ना मुझे तो लगता नहीं हो रहे, मुझे तो लगता है नहीं। लड़ाई किस बात लड़ाई इस बात मानेगा ये भी हमारे भाई जो है वो कानूनी चीजें आप मुझे सिर्फ अपनी बीट जहाँ जो आप कवर करते हैं वहां पे बता दें, आपको बता हालात है कि इलेक्शन हो सकते हैं। आपको बताने लगा हूँ कि मैं तो अमर भाई की बात कर रहा हूँ कि पहले ये कह रहे थे इलेक्शन कमीशन ने डेट दे दी, फिर ही हमें सारी कानूनी पेचीदगियाँ बता रहे हैं कि किस तरह काजी फाइज़ साहब ने डिसीजन दिया, फिर उसके बाद बेंच बना, फिर जो आमिर भाई की बात समझ आती नया है, बेंच बना, सब कुछ पता चल रहा है। मुझे सिर्फ आप अपनी बीट के हालात बता दें। अच्छा, मेरी बीट के हालात ये हैं कि मैं कल आईजी साहब से मिला हूँ, आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर साहब से। मैंने उनको कहा कि सर इलेक्शन के हवाले से आपकी क्या तैयारी है, तो उनका कहना था कि मेरे पास तो 90,000 से लेके 1 लाख मैक्सिमम मैं सारी और दरकार कितनी मशीनरी है आपको? वो 3,80,90,000 के करीब। उन्होंने कहा मैं 1,05,000 से ज़्यादा बंदा नहीं कर सकता, मैं वो भी अपने सारे दफ्तरी अमला भी निकाल दूँ ना, तो इससे ज़्यादा फोर्स मैं दे नहीं सकता। और अगर ये सारा अमला उधर चला जाता है तो ये पूरे शहर का पूरे हमारे अगली बात है ना, वो कह रहे थे कि अगली बात ये है कि 52 या 55 हज़ार के करीब जो है वो पोलिंग स्टेशन होंगे, उसमें को तकरीबन 30-40% जो है वो इंतहाई सेंसिटिव डिक्लेयर्ड है, तो उन पे उन्होंने 11 लोगों की नफरी मांगी है इलेक्शन कमीशन। जो बी कैटेगरी है उस पर 8 लोगों की, और जो सी नॉर्मल है उस पर 5, और कम अज़ कम होने भी चाहिए, चूँकि हर जगह पे इलेक्शन होता है, आपको पता है गहमा गहमी होती है, लोगों की आपस में मुखालफतें हो जाती हैं, मुखालफत लड़ाई झगड़े होते हैं, तो अक्सर यहाँ पे हमने देखा फायरिंग भी होती है, मर्डर भी होते हैं इलेक्शन पे। तो वो कह रहे थे कि या तो इलेक्शन कमीशन दोबारा इसको रिव्यू करे और उसमें सिक्योरिटी करे 1 या 2 बंदा पुलिस वाला, क्योंकि जितने पोलिंग स्टेशन बन रहे हैं 50,000 से ज़ायद, तो 1 से 2 बंदा ही होगा। जब 1 लाख की फोर्स है तो फिर वहाँ पे अमन कायम रखना कैसे? क्या ये स्टेक होल्डर से इत्तेमाद को लेना ज़रूरी नहीं है, SOPs का हिस्सा नहीं है कि आया ये सब तैयार हैं, ये मुआवनत कर सकेंगे, इनके पास मौजूदा आपके पास मशीनरी मौजूद है, ये पूछा जाता है? पूछा था उन्होंने, और उन्होंने कहा था ये प्रोवाइड करे बस, और जो अदालत ने फैसला दिया। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि एक दिन पहले अदालत अपना फैसला महफूज करती है, उससे अगले दिन सेक्रेटरी दिफा जो हैं वो अपनी आर्म फोर्सेस की तरफ से जो पूरा एक वो किताबचा या जिसको जो भी आप कह लें फाइल थी वो जमा कराते हैं, तो इसका मतलब है कि उसको पढ़े बगैर फैसला दे दिया गया। अब ये एक नई कानूनी, फिर वो साई साहब कहेंगे आप कानून की तरफ चले जाते हैं, ये सारा आपस में साई साहब ऐसे गुंजल से बने हुए हैं इसके, तो एक दूसरे के साथ ये मिले हुए हैं, ये अभी समझ नहीं आ रही। अगर जो फाकी सेक्रेटरी दिफा ने जो दिया है आपको, क्या फौज इतने बंदे देने को तैयार है? यानी 1,05,000 चले पुलिस वाले आ गए, तो क्या 2 लाख की फोर्स मिलेगी आपको आर्म फोर्सेस की तरफ से, जिसमें रेंजर्स भी शामिल है, जिसमें 2.5 लाख से ज़्यादा, 2.5 लाख से ज़्यादा, चले आपने ठीक दुरुस्त कर दिया मुझे सही साहब। तो क्या वो मिलेगी? क्या उन्होंने इस बात पे एग्री किया है? वो इस फैसले का हिस्सा नहीं है, आखिरकार वो भी तो खुलना है। आमिर भाई फिर उनका मौकफ क्या है? वो मौकफ जब सामने आएगा, अभी तो हेर से चल रही है, अभी तो चेम गोइयां हैं कि जिन्होंने इनकार कर दिया नहीं, फिर यही हम बात ना करें कि इलेक्शन वाला दिन ही तो नहीं नफरी आपको चाहिए ना, आपने वो जो कैंपेन्स होती हैं, जो जलसे जुलूस होते हैं, उस पर सिक्योरिटी होती है, फिर लीडर्स जहाँ पे जलसा जुलूस करते हैं वहाँ पे सैकड़ों लोगों की सिक्योरिटी चाहिए होगी। बहुत बड़ी एक्टिविटी है, बहुत बड़ी एक्टिविटी है, यानी आपको उससे पहले भी प्रॉपर नहीं शहर का कंट्रोल संभालेंगे डाकू, तो पुलिस जो हालात हैं बजाय तो यही लग रहा है। हमने ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक के बाद अगली खबर की तरफ आएंगे, हमारे साथ ही रहिएगा।
ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। खबर क्या है जी, साबिक वजीर आला उस्मान बुज़दार 10 अप्रैल को एंटी करप्शन में तलब। ज़रताज गुल को भी सवालों के जवाब देने होंगे। महकमा एंटी करप्शन ने साबिक वजीर खजाना हाशिम जवां बख्त के खिलाफ इंक्वायरी शुरू कर दी। 18 अप्रैल को तलबी का नोटिस जारी किया गया है। अच्छा जी, अब साथ साथ एहतसाब का अमल भी चल रहा है। साई साहब, क्या फ़ायदा होगा इसका? हाँ, ये देखें, जितने भी प्रोजेक्ट्स में, जितने भी मामलात में ये सियासी लोग मुलव्वस ही मैं कहूँगा, ये मुलव्वस होते हैं, ठेके जिस तरह दिलवाते हैं, यही है ना, इसी में बुलाया गया है ज़रताज गुल को और हाशिम जवां बख्त को। आपको लगता है कि कोई भी, ये हर दौर में कोई भी प्रोजेक्ट जो है उस पर जितने फंड्स जारी होते हैं वो उस पर लगते हैं? कभी भी नहीं लगते। उसमें पूरी इनकी जो होती है कि ठेकेदार पे, उस ठेकेदार को ठेका जाता है जो इनका मंजूर नज़र होता है, जिसने उनको इलेक्शन में सपोर्ट किया होता है, जिसने उन पे फंडिंग की होती है, उन ठेकेदारान को ठेके दिए जाते हैं, फिर उसमें कमीशन ली जाती है और फिर वो आवाम का पैसा जो है वो अपनी जेबों में चला जाता है। और इसका प्रॉपर ऑडिट और एहतसाब होना चाहिए। अगर एक सियासतदान करोड़ों रुपए इलेक्शन पे खर्च करके तो आवाम की खिदमत का दावा करता है, फिर अपने मंजूर नज़र ठेकेदारों को ठेके देता है और पैसों को बजाय इस बात के कि किसी फलाही मंसूबे पे लगाए जाएं अपनी जेबों में लेके जाता है। और यहाँ पे फिर जब वो पुल बनते हैं या सड़कें बनती हैं तो 10 दिनों में वो ख़राब हो जाती हैं। तो इसमें एहतसाब तो होना चाहिए। और एंटी करप्शन को अगर नेक नीति से कर रही है, बजाय इस बात के कि नंबर गेम हो रही है और लोगों पे मुकदमात दर्ज करके उनको तलब किया जा रहा है और सिर्फ तंग किया जा रहा है, फिर तो अच्छी बात नहीं है, फिर तो ये सियासी स्टंट है। लेकिन अगर ये हकीकी तौर पे इस पे किया जा रहा है और किसी ना किसी को सज़ा दी जानी है और उसको, मेरा सवाल ये आमिर भाई कि इस तरह की चीज़ें जो हाईलाइट होती हैं, मंजर आम पर आती हैं, उनका फ़ायदा क्या होता है? वहीं की वहीं दब जाती हैं, ना आने वालों के लिए कोई मैसेज होता है, ना इनको कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाता है, फिर इनका फ़ायदा क्या होता है? असल में बड़ा ना जो ये वाइट कलर क्राइम है इसको वैसे तलाश करना मुश्किल काम है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि एंटी करप्शन को भी FIA की तर्ज पर, ये साई साहब ज़्यादा अच्छा इसको एलेबोरेट कर सकते हैं, FIA की तर्ज पर तहकीकात पहले करनी चाहिए, उसके बाद पर्चा दर्ज करना चाहिए और फिर उसके बाद जो भी बंदा जिम्मेदार है उसको पकड़ लेना चाहिए और इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, बाकी की इन्वेस्टिगेशन जो उस बंदे से होनी है। होता यह है कि हम पहले इल्ज़ाम लगाते हैं, फिर उस बंदे को बुला लेते हैं और फिर इन्वेस्टिगेशन का आगाज़ करते हैं। तो FIA बिल्कुल उलट इससे काम करते हैं। FIA वो पहले अपनी इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल करते हैं। तो एंटी करप्शन को भी मैं ये समझता हूँ कि इसी तर्ज पर काम करना चाहिए। दूसरी ये अब जो इन्होंने बात की कि करोड़ों रुपए लगा के लोग आते हैं, अब मुझे बताएं ज़रताज गुल बीबी जिनको सैलाब में भी बारिशें रहमत इमरान खान की वजह से नज़र आती थी और वो कहती थी कि ये उनके आने की वजह से बारिशें ज़्यादा हो रही हैं और लोग डूब रहे थे उसको, तो उनका आखिर उनके पीछे मोटिव तो कुछ था, कुछ वो कमाना तो चाहती थी। कुछ अरबोंपति की कैसे लोग हो गए, मतलब जिनके पास बहुत कम पैसा था वो दिनों में उनके नजदीकी लोग ही हुए हैं। ना सॉरी आमिर भाई को मैं थोड़ा यहाँ पे इंटरप्ट कर रहा हूँ। मैंने एक जलसा कवर किया था आमिर भाई रायवेंड, वो गोल चक्कर पे हुआ था जब खान साहब ने सारी लीडरशिप, बिल्कुल मैं एंट्री पॉइंट पे खड़ा था और ज़रताज गुल साहब आई थी, इनको किसी ने वहाँ पे एंटर नहीं होने दिया था और वो जो लोग वहाँ पे खड़े थे उन्होंने कहा जी आप बाहर चले जाएं, आपका यहाँ पे नाम नहीं है, ना हम आपको जानते हैं, ना आपको कोई जानता है। ये तकरीबन 5-6 साल पहले की बात है जब इलेक्शन हुए थे 2018 के, उससे चंद माह पहले की बात है। नहीं, लेकिन वो तस्वीरें तो वो एंटर तो वो इमरान खान साहब के घर में एंटर हो रही थी, वो तस्वीरें भी थी, वो तस्वीरें थी, लेकिन उसी वजह से तस्वीरें भी 5-6 साल पहले उसी वजह से ये लीडर बनी ना। लेकिन ये जो अवामी तौर पर लोग इनको बिल्कुल नहीं जानते, तो फिर ये जिस तरह ठेके मिलते हैं, फिर ठेके दिए जाते हैं, फिर कमीशन खाई जाती है, फिर जिस तरह वो अमर भाई कह रहे हैं वाइट कलर क्राइम है, एक तो जो ही ये गवर्नमेंट चेंज होती है उसके बाद ये मुकदमात आते हैं और ये एक रिवायत है और हमेशा से ऐसी रहती है। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, काफ़ी देर से शहर के अस्पतालों की सूरत हाल की तरफ आना है। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट है और इस पर हमने बात करनी है 4 बड़े अस्पतालों की जहां पर आउटडोर में हड़ताल है, मरीज परेशान हैं। आई डोंट नो ये आए दिन की हड़ताल क्यों होती है और क्यों मरीज बेचारे परेशान रहते हैं। पहले ही हालात बहुत ज़्यादा अबतर है इन सरकारी अस्पतालों के। आमिर भाई, मैं सिर्फ डॉक्टर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हड़ताल ना किया करें। देखिए और बहुत सारे तरीके हैं प्रोटेस्ट करने के, उनको इस्तेमाल करें। मरीजों बेचारों का क्या कसूर है? कोई वक्ती तौर पे 1 घंटे के लिए 2 घंटे के लिए बाहर खड़े होकर प्रोटेस्ट कर लें, वो बेहतर है। कम से कम आप और रमजान में आप मसीहा हैं भाई, आपको चले कहा जाता है मसीहा, या हम भी समझते हैं मसीहा हैं,
आपको हड़ताल नहीं करनी और चाहिए। सरकारी अस्पतालों में तो सिर्फ आते ही गरीब लोग दुनिया में हैं। हाँ, गरीब लोग आते हैं। गरीब सही लोग कहा, आते हैं सही और कहा। आपकी मेहरबानी है, यही दरख्वास्त है कि आप हड़ताल ना किया करें, उनको ज़रूर देखा करें, कोई दूर दराज के इलाकों से चल के आप जाहिद चौधरी का बाइकाट कर दें। मतलब मैं तो यही कहूँगा जो ये खबर दे रहा है उसका बाइकाट कर दें, उसको जी साड़ी हड़ताल है, तन खबर नहीं देनी और ये मरीजों को चेक करें। अच्छा, इशू रमजान क्या है का कि जी डॉक्टर की मौत का वाकया तहकीकात शफाफ कराई जाए, ऐसे में ये होना चाहिए, ज़रूर होना चाहिए, आप बिल्कुल राइट पे हैं, लेकिन जो मरीज़ बेचारे आ रहे हैं, बीमार आ रहे हैं, उनका क्या कसूर है। मुझे वाइंड अप करने का कहा जा रहा है। थैंक यू सो मच। हम हेडलाइंस के बाद नाज़रीन आपको ज्वाइन करेंगे हमारे साथ रहिए। वंस अगेन वेलकम बैक। रोज़े का अगर असल मकसद हम समझें तो बहुत सारे ज़िंदगी के मसाइल जो हैं वो हल हो जाते हैं। हम जहाँ डाइट को लेके बात करते हैं वहीं कुछ लोग जो हैं रोज़े के साथ हम देखते हैं, क्योंकि आपने भूखा प्यासा रहना होता है, सो अदम बर्दाश्त लोगों में इस कदर ज़्यादा बढ़ चुकी है कि चिड़चिड़ापन आ जाता है, गुस्सा जल्दी आ जाता है, और कुछ लोग तो इस लेवल पे पहुंच जाते हैं, लड़ाई झगड़े भी हमने करते लोगों को देखा है। सो नींद पूरी ना होना, भूख प्यास की वजह से ऐसा कुछ रवैया होना, या फिर अदम बर्दाश्त, या फिर सोसाइटी में जितने मसाइल चल रहे हैं ये भी इंसान की ज़िंदगी पर असरअंदाज होते हैं। तो ये सब मिलकर आपकी पर्सनालिटी में जो एक तो मुस्बत चेंज होता है ना, नेगेटिव चेंज जो लेकर आते हैं, आज हमने उनकी तरफ बात करनी है। हमारे साथ माहिर नफ्सियात मौजूद हैं, जहारा साहिबा, वेलकम कहेंगे अपने शो में, और इन सब चीज़ों को ज़रूर उनसे जानेंगे कि हल इसका क्या निकाला जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मकसद रोज़े का जो है वो हम भूखा प्यासा रहते हैं, अल्लाह की रज़ा के लिए रहते हैं, उन लोगों को समझने के लिए रहते हैं जो वाकई भूख और प्यास से गुजरते हैं, तो वो ये सब चीज़ें हमें सिखाती हैं कुछ ना कुछ। तकवा, परहेजगारी असल मकसद हमारे रोज़े का है। आजकल हम लोगों को देख रहे हैं बड़ा शॉर्ट टेम्पर है, गुस्सा जल्दी आ जाता है। सो वो कुछ भूखे प्यासे रहने की वजह से भी है, कुछ लोगों की वैसे ही आदत इतनी वो हो चुकी हैं। सो ये अदम बर्दाश्त की रीज़न आप क्या समझती हैं? आयशा, आपने बड़ी अच्छा बात का स्टार्ट खुद ही लिया कि वो पर्पस जो है हमारा रोज़े का, वो सिर्फ भूखा प्यासा रहना नहीं है। पर्पस तो सेल्फ कंट्रोल है, कंट्रोल ऑफ दैट एवरीथिंग विच इज़ एक्सेसिव। और रूटीन में जो हमारा जिस पे बस नहीं चल रहा होता, तो मेन पर्पस ये है कि आप रोज़े में सीखें कि उसके बगैर भी हम रह सकते हैं। मगर हमारा वो पर्पस भी बहुत पीछे रह जाता है, और हमारे जो मूड मिजाज के मसाइल हैं वो आगे आ जाते हैं। क्या ये चीज़ें मैटर करती हैं कि अगर आप भूखे प्यासे हैं तो आप चिड़चिड़ेपन का शिकार हो जाए? हाँ बिल्कुल। देखिए, मूड और फूड जो है ना, दैट्स वेरी मच इंटरलिंक्ड, और फूड का मूड के ऊपर बड़ा इफेक्ट होता है, स्ट्रॉन्ग इफेक्ट होता है। अच्छा, अब उन लोगों पे ज़्यादा इफेक्ट होता है जो अपने मूड को मैनेज ही फूड से करते हैं, जिन्होंने लर्न कर लिया। लाइक अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, अच्छा खाने से भी, और अगर मिल गया तो। मगर कुछ लोग होते हैं जिन्होंने ये सीखा है कि अगर दे आर डाउन, दे आर अपसेट, दे आर फीलिंग सो सैड, या उनका मूड डिस्टर्ब है, गुस्सा है, तो दे हैव टू गो आउट एंड उनका होता है चलो चलो रोटी खाइए वाला ना। तो उन्होंने लर्न कर लिया कि हमने अपने मूड को ऑल्टर करना है फूड के साथ। तो उनके लिए आपको पता है ये फिर ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि एक तो जब उन्हें फूड मिल रहा होता है तो वो टाइमिंग ऐसे होते हैं जिसमें उनको वो चीज़ें नहीं मिल रही होती जिसके लिए वो यूज़ टू होते हैं, तो उनके मूड्स के अंदर ज़्यादा चेंज आता है। अच्छा, स्पेसिफिकली जो टाइमिंग्स होती हैं, जिस तरह आप फिर डिहाइड्रेटेड भी हो जाते हैं, आप पानी की कमी भी आपके मूड के अंदर इरिटेबिलिटी पैदा करती है। मगर हम क्योंकि प्रॉपर डिवाइड नहीं करते अपने फूड को भी, सहरी में भी हमारी डाइट कुछ ऐसी होती है, और इफ्तार में भी हम लोगों की प्रेफरेंसेस ऐसी होती हैं जो कि ज़्यादा हेल्दी नहीं होती, तो उससे भी फिर हमारी वो बॉडी की जो रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी नहीं होती हैं। और फिर कुछ दिनों के बाद, अच्छा, कुछ लोग कहते हैं गेम सिर्फ यहाँ की होती है, आप ज़्यादा सोचेंगे कि आपको भूख लग रही है तो इट मीन्स लग रही है, आप ज़्यादा परेशान हैं तो आप परेशान होते चले जाएंगे, आप रिलैक्स रहेंगे तो आपको लगेगा कि कुछ नहीं है। वाकई कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स वेरी करती हैं? ऑब्वियसली देखिए, हम कुछ हद तक तो खासा इस पे हम बिलीव करते हैं कि आप जिस चीज़ को अपने जहन में ज़्यादा जगह देंगे, ऑब्वियसली वो उतना ही आपके हवास पे
आपकी नर्व्स पे सवार रहेगा। मगर आपको है कि बस मैंने तो खाना खाना और दिन का स्टार्ट आपका यही है कि आज मैंने खाना क्या है। अब जो लोग हैं ना, जैसे सुबह उठे हैं, दफ्तर आ रहे हैं, सोच रहे हैं मुझे भूख लग रही है, तो वो सारा दिन आपके साथ वही एलिमेंट चलता रहेगा, अगर भूख लग रही है, भूख लग रही है, भूख लग रही है। सो ये वाकई हमारे माइंड सेट का सिर्फ एक किरदार है, या वाकई हम वो एक एस्पेक्ट है कि आपका माइंड सेट इसमें रोल प्ले करता है, और सेकंड इसके अंदर लर्न बिहेवियर बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। जो चीज़ें आपने लर्न कर ली हैं वो आपकी न्यूरल पाथवेज बन गए हैं। ठीक है, जैसे गूगल मैप होते हैं ना, वो जो एक सेट हो गई हैं और आपको पता है कि आपने इस रूट से जाना है, इसी तरह हमारे न्यूरल पाथवेज भी हैं। जब हम उनको फॉलो करते रहते हैं तो वो परमानेंट हो जाते हैं, और वो एक लर्न बिहेवियर है। प्लस अगर आपकी प्रेफरेंसेस चेंज हो गई हैं, एक आपका पाथवे है, एक प्रेफरेंस हो गया, और एक आपने सवार कर लिया, तो फिर तो आपके लिए डिफिकल्टी है। तो उसके रिजल्ट्स में फिर मूड का खराब होना 100% हो जाता है। सही। सो इसके लिए अब हल क्या है, हमें करना क्या है? देखिए, पहले तो ये कि हमें जो पर्पस है रमज़ान का उसको सामने रखना चाहिए। और सबसे पहले जो चीज़ मैं नोट करती हूँ ना आयशा, वो ये बहुत ज़्यादा है कि मैंने रोज़ा रखा हुआ है, तो भाई रोज़ा आपने अपने लिए रखा हुआ है, और आपको उसकी जिम्मेदारी भी कबूल करनी चाहिए, और फिर आपको वो सारी चीज़ें जो उसके रिलेटेड फैक्टर्स हैं वो फुलफिल करने चाहिए, जिसमें पेशेंस सबसे पहले है, फिर रवादारी सबसे पहले है, फिर आपका मेल जोल, आपके ताल्लुकात। रोज़ा रख के रूटीन्स ख़राब करना बिल्कुल भी कहीं नहीं लिखा हुआ, बल्कि अब तो अगर मैं देखूं आजकल के जो रमज़ान है वो तो बहुत आसान हो गए हैं। अगर आप इससे पीछे चले जाएं, 10 साल पे हमारा बचपन में ही चले जाएं, तो रोज़े बहुत डिफ़िकल्ट होते। वेदर को देख लें आप, 10 साल पहले का वेदर आप देख लें, और उससे भी पहले देखें, फैसिलिटीज़ देख लें आप। यू हैव यू नो एसीज इन योर कार्स एंड योर रूम्स एंड यू आर लाइक फाइन, आप अपना काम करें। मगर इससे पहले जो था वो डिफ़िकल्ट था। तो आप जितनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ आ गई हैं, तो मेरा ख्याल है इबादत में उतना मज़ा भी आना चाहिए, आपकी मूड मैनेजमेंट उतनी अच्छी होनी चाहिए, मगर वो उससे ऑपोजिट रहा है। जितनी फैसिलिटीज़ हैं, हमारे मूड मैनेजमेंट नहीं है, क्योंकि हम अपनी मूड की जिम्मेदारी खुद लेते नहीं हैं। हम हमेशा ये कहते हैं कि मेरा मूड उस वजह से ख़राब हुआ। बिल्कुल ऐसे। और रोज़े का एक बहुत अहम मैसेज ये है कि हमें दरगुजर करना है। सो अदम बर्दाश्त बहुत है लोगों में। लोग कहते हैं कि अच्छा किसी ने बात सीधी भी की, आपको लगता है आपको टॉन्ट किया जा रहा है। सो ये चीज़ें हमने इग्नोर कैसे करनी है? देखिए, ये जो अदम बर्दाश्त का एलिमेंट है ना, ये रोज़ों के अलहदा भी आपको नज़र आता होगा। तो ये हमारे ये एक समझें सा फीचर बन गया पर्सनालिटीज़ का ना, और हमें इसको अनलर्न करना पड़ेगा। हम लोग सीखते हैं ना, दिन स्टार्ट होता है तो फिर हम घर से निकलते हैं, हम देखते हैं घर में पहले तो देख रहे होते हैं अपने किसी बड़े को, वो कोई छोटी सी बात पे टॉलरेट नहीं करता आपके साथ, फिर वो बाहर जाते हैं, फिर अपने इंस्टीट्यूट्स में, तो इट्स एवरीवेयर ना। अब हमें स्टेप बैक करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। स्टेप बैक जब तक नहीं अपनी जिम्मेदारी हम खुद नहीं लेंगे, तो ये जो फीचर है ये परमानेंट हो जाएगा। अदम बर्दाश्त वहाँ पे होती है और वहाँ पे आसान हो जाता है आपको करना जहाँ पे आप जिम्मेदारियाँ लेनी शुरू कर देते हैं। व्हेन यू आर नॉट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड यू आर ब्लेमिंग अदर्स, और आप हर चीज़ का जिम्मेदार कसूरवार दूसरों को ठहरा रहे हैं और खुद निकल रहे हैं, तो वहाँ पे फिर आप पेशेंसली चीज़ों को लेके डील करें, दैट्स वेरी डिफ़िकल्ट। तो कैसे अदम बर्दाश्त लाई जाए, उसके लिए यू हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यू हैव टू स्पेसिफिकली फुलफिल द ड्यूटीज़ जो आपकी हैं। आप अपना स्टार्ट ही डे का जब आप अकॉर्डिंगली करेंगे, तो पूरा दिन आपको कोई भी अनफॉर्चुनेट इवेंट्स या इंसिडेंट्स जो हैं उनको पेशेंसली नहीं वो करना पड़ेगा, बड़ा स्मूथ और सूदिंग सा दिन आपका होगा। लेकिन क्योंकि हम लोगों ने स्टार्ट ही हमारा डे का ऐसा होता है कि हमें इस तरह के बहुत सारे इवेंट्स हैं जिनको फोर्सफुली पास करना पड़ता है, और वो एक फिर हमारा फीचर बन जाता है। हमें लगता है कि नहीं, मेरा ख्याल है कि बर्दाश्त बहुत कर लिया। अक्सर मैं लोगों को कहती हूँ कि प्लीज़ आप बर्दाश्त करना सीखिए, तो कहते हैं जी बहुत बर्दाश्त कर लिया, अब तो हम उनको ये वाला सबक सिखाएंगे। तो सबक बेसिकली मैं ये कहूँगी कि बीइंग प्रोफेशनल, सबक दूसरे नहीं सीखते, हमेशा हर बार नया सबक आप खुद सीखते हैं। Exactly. तो बेहतर है कि कुछ ऐसा सबक सीखें जो कि आपके अंदर बेहतरी लेके आए ना। एट द एंड तो यू आर द रिस्पॉन्सिबल ऑफ योर सेल्फ, यू हैव टू टेक योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अदम बर्दाश्त का भी प्रॉब्लम आपके साथ है, आप ही ने हल करना है, और इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी आप ही को बर्दाश्त करने पड़ेंगे। सही, बिल्कुल आपने सही कहा। बच्चों की पर्सनालिटी एक दफ़ा जो बन जाती है, यही सब चीज़ें हम बच्चों में भी आजकल देख रहे हैं। आप किसी चीज़ से उनकी मना करें और फिर आगे से जो बिहेवियर है बच्चों का, सो हमें बच्चों की ग्रूमिंग के लिए किन चीज़ों का ख्याल रखना है?
कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स। एग्जैक्टली, एक्चुअली हमने बीइंग पेरेंट्स, जहाँ पे हम बड़े मसरूफ़ भी हो गए हैं आजकल, और वहाँ पे डिजिटल जो मीडिया और सब चीज़ों ने बड़ा रोल, हमें हमारी जगह ले ली उन्होंने ना, इलेक्ट्रॉनिक्स ने हमारी जगह ले ली। तो वहाँ पे हमने कहीं ना कहीं पे ये सीख लिया है पिछले कोई 5-7 सालों में कि नो नहीं कहना हमने। और ये कुछ ऐसा एक हमारा एक एलिमेंट आया जिसमें हमने ये सीखा कि नो कहने से शायद उनकी जो पर्सनैलिटी है, शख्सियत, वो ख़राब हो जाएगी। अब उसके ये सारे रिजल्ट्स हैं जो आप बता रही हैं कि बच्चों के बिहेवियर्स में बहुत ज़्यादा से चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। तो पेरेंट्स को मैं ये कहूँगी जो 5 चीज़ें उनके करने की हैं, एक तो ये कि दे हैव टू टेक आउट 5 मिनट्स डेली, देन दे हैव टू टॉक टू देम फ्रेंडली। फ्रेंडली का मतलब ये नहीं होता कि आपने उनके दोस्त बनना है, रहना माँ बाप ही है, मगर आपका जो टॉकिंग स्टाइल है या पैटर्न्स हैं वो फ्रेंडली होना चाहिए। और तीसरा, प्लीज़ लर्न हाउ टू से नो टू नो। 4th नंबर पे जब आप नो कह लें तो फिर उस पर कायम भी रहें। और 5th पे ये है कि आप जब सेफ एग्जिट ले लें नो कहने के बाद, तो अपने ताल्लुकात को अच्छा करें। सही। यानी नो कहने के बाद फिर आपने एकदम से गुस्से में नहीं आना और ऐसा इंप्रेशन नहीं देना कि अब आपके ताल्लुकात ख़राब हो गए हैं और उसके बाद आप बातचीत बंद करें। ये 5 चीज़ें हैं, इन्हीं को प्रैक्टिस करें घर में, तो आपकी मर्ज़ी के रिजल्ट्स आएंगे। कहीं ना कहीं पे पेरेंट्स ने नो कहना बिल्कुल ख़त्म कर दिया और वो लब बैक कहते हैं, और अगर नहीं वो लब बैक कहते तो वो बहुत परेशान रहते हैं। मैं देखती हूँ पेरेंट्स को कि अब देखिए आपके कहने पे हमने उसे नो कह दिया, 2 दिन से हमें बड़ी एंग्जाइटी है, वो क्या सोच रहा होगा बच्चे के बारे में। अब बच्चे भी तो दूसरे एंड पे कुछ ना कुछ सोच रहे हैं ना, तो बच्चों ने क्या सोचा है, उन्होंने सोचा है कि हमें तो नो होनी ही नहीं है। तो वो फिर हर वो बात, हर वो मूड अपना इस्टेब्लिश भी करेंगे, मनवाएंगे भी, जो कि उनके लिए, खुद के लिए अच्छा नहीं है। बिल्कुल आपने सही कहा। सो मुझे आपसे ये भी जानना है कि हमने बच्चों की ग्रूमिंग पे तो बात कर ली, पेरेंट्स जो हैं जिस तरह से हम टाइम कम देने पे बात कर रहे हैं, ये चीज़ें कितनी डिस्टर्ब कर रही हैं हमारी आने वाली नौजवान नस्ल को, कि अगर आप अपने बच्चों को पूरा टाइम नहीं दे रहे हैं तो क्या असरात उनकी पर्सनालिटी। अच्छा आयशा, जैसे मैं बताऊँ ना, टाइम, अब हम सब जैसे वर्किंग वुमेन्स हैं या वर्किंग पेरेंट्स हैं, तो उनके लिए ऑब्वियसली टाइम को मैनेज करना डिफ़िकल्ट होता है। तो टाइम के हवाले से मैं हमेशा ये पेरेंट्स को कहती हूँ कि गिल्टी नहीं होना चाहिए, टाइम ज़रूर दें मगर क्वालिटी टाइम दें। ज़रूरी नहीं कि पूरा दिन, मैंने ऐसे भी बच्चों को देखा है सफ़र होते हुए जिनके पेरेंट्स सारा सारा दिन साथ होते हैं मगर वो साथ नहीं होते हैं। तो टाइम आप दें मगर क्वालिटी टाइम होना चाहिए। कितना टाइम है जिसमें आप इतनी डिस्कशन हो जाए कि आपको, आपकी जो ऑब्जर्वेशन है वो अपने बच्चे के बारे में वो फेयर एनफ हो। हाउ मच यू आर ऑब्जर्विंग योर चिल्ड्रन, उनकी हैबिट्स, उनके अंदर चेंजेस, उनके बिहेवियरल चेंजेस, उनके मूड्स की डिस्टर्बेंस, उनका फूड मैनेजमेंट, खाना पीना, ये वो बड़े एक परमानेंट से बिहेवियर्स हैं जो कि जिनमें जब भी कोई चेंज आता है तो वो फ़ौरन से नज़र आ जाता है। तो जब आप क्वालिटी टाइम देते हैं बच्चों को, जैसे जिसमें मिनिमम आप अगर आप देखें 30 मिनट्स हैं, तो उसमें आप हर वो चीज़ है जिसकी रूटीन आप उनसे रिव्यू ले सकते हैं, आप डिस्कस कर सकते हैं। ठीक, 2 किस्म की पर्सनालिटी लोगों की होती है, एक बड़े हाइपर एक्टिव नज़र आते हैं और एक बड़े काहिल से, सुस्त से, आराम आराम से काम करना। इनका नफ्सियात से क्या लेना देना होता है, किस तरह हमारा माइंड सेट हमें रेडी करता है कि आपने एक्टिव रहना है इस चीज़ के लिए। अच्छा, दोनों जो पर्सनैलिटीज़ हैं ना वो परेशान होती हैं। एक्चुअली हम कहते हैं कि मिडल वे ढूंढें आप ना, मतलब आपको बहुत एक्टिव भी नहीं रहना कि आपकी एनर्जी ही ड्रेन हो जाए। आप हर वक्त, आप 24 घंटे एक्टिव नहीं रह सकते, लेकिन अगर कोई ऐसा है तो आपके ख्याल में कि 25वें घंटे में वो 100% है कि वो फॉल करेगा। ठीक है। अब जो बहुत काहिल हैं, ये भी नहीं हो सकता कि वो 24 घंटे में बहुत लेजी रहेंगे और 25वें में ही विल बी राइज, ऐसा नहीं है। तो सब ये भी उनकी एक हैबिट्स हैं जो डेवलप हो चुकी होती है। तो हम एक मिडल वे की बात करते हैं, जो मॉडरेट वे होता है, जिसमें जैसे अल्लाह ताला ने जो ये दुनिया का निज़ाम बनाया आयशा, तो अब देखिए कि दिन काम के लिए है और रात में हमें एक नेचुरल एक आराम चाहिए होता है। नींद में, रात में अंधेरे में मेलेटोनिन स्क्रीट होता है जो कि नींद, नेचुरल नींद का एक हार्मोन है, नींद के लिए ज़रूरी है। मगर अभी जो एक्टिव लोग हैं जो कि रात को भी काम कर रहे हैं या रात को भी एक्टिव हैं, पार्टी कर रहे हैं, कुछ भी, तो आपके ख्याल में कि वो उनका स्ट्रीट हो रहा होगा, वो बिल्कुल नहीं होता। उनकी नींद कंप्रोमाइज होती है और फिर लेटर एरर डेवलप होते हैं जो कि साइकोलॉजिकल इश्यूज में जाते हैं। सेम विद द लेजी। तो मॉडरेट वे में हमें अपनी रूटीन को इस्टेब्लिश करना पड़ता है और ये इस्टेब्लिश होते हैं छोटे लेवल पे। मतलब बच्चा जब पैदा होता है तब से लेके कोई 6-7 साल की उम्र तक हम इन पैटर्न्स को इस्टेब्लिश कर लेते हैं। ठीक ठीक।
सो ये वो सब चीज़ें हैं जो हमें अपने लिए, अपनी पर्सनालिटी को, आप सब गौर कीजिए कि आपकी पर्सनालिटी से ये चीज़ें किस तरह से रिलेट कर रही हैं, बच्चों की पर्सनालिटी से किस तरह से रिलेट कर रही हैं। सो आप पॉजिटिव चेंज की तरफ ज़रूर इंशाल्लाह जाना शुरू हो जाएंगे। क्या मैसेज देना चाहेंगे देखने वालों को? अभी तो मैं रमज़ान के हवाले से ये कहूँगी कि जो बाकी रोज़े रह गए हैं उसमें एंजॉय कर लें खूब, और ना सिर्फ खुद पेशेंसली इसको एंजॉय करें बल्कि दूसरों को भी इस बारे में गाइड करें। बिल्कुल, तलकीन ना करें, मतलब तलकीन का वर्ड जो है वो थोड़ा सा अथॉरिटेटिव में आ जाता है तो गाइड करना या सजेशंस देना ये थोड़ा हम्बल सा एक हो जाता है। तो सजेस्ट ज़रूर किया करें, जैसे मैं भी सजेस्ट कर रही हूँ। और सेकेंडली ये कि अपनी मेंटल हेल्थ को प्लीज़, जो मैं हर आपके प्रोग्राम में कहती हूँ कि फिजिकल हेल्थ से भी ज़्यादा जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो आपकी मेंटल हेल्थ है, तो उसको भी ज़रूर इवैल्यूएट किया करें कि मेंटली आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं। सही। सो ये सब चीज़ें आप देख के चलेंगे तो आप ना सिर्फ जिस्मानी तौर पर बल्कि दिमागी तौर पर भी सही रहेंगे, फिट रहेंगे और अपना काम हर तरह का अच्छी तरह से परफॉर्म भी कर सकेंगे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हम आपको ज्वाइन करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। थकावट से, मूड स्विंग से किस तरह से छुटकारा हासिल कर सकते हैं? आपकी हेल्थ के साथ ये सब चीज़ें मैटर करती हैं। सो माइंड के साथ तो जो चीज़ें रिलेट करती हैं हमने वो डिस्कस कर ली हैं। अब आप हेल्दी कैसे रह सकते हैं, टुडेज़ हेल्दी टिप में आपको बताएंगे। हमारे ट्रेनर जुहेब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, वो कुछ टिप्स हमारे साथ शेयर करेंगे। जी यो वो आई एम इंटरनेशनली सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर और मेरे साथ हैं जवाद, और सब दोनों की तरफ से आप लोगों को सबसे पहले रमज़ान मुबारक। और आज हम बताएंगे कि रमज़ान में कौन कौन सी फ़ैट, एब्डोमिनल की एक्सरसाइज करने से आपके फ़ैट कम हो सकता है एब्डोमिनल का। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि रमज़ान का महीना जो अल्लाह ताला ने हमारे लिए उतारा है वो इसलिए बनाया गया हम ताकि हम अल्लाह ताला की इबादत कर सकें। एक्सरसाइज, हेल्थ बेनिफिट्स तो एक बिल्कुल एक अलग चीज़ है, लेकिन सबसे पहले हमारा फर्स्ट मोटिव जो होना चाहिए रमज़ान का, इसको हमने कैसे कैश करना, अल्लाह ताला को राज़ी करना, इबादतों में अपना टाइम गुजारें और अच्छा खाएं पिएं और लोगों को भी अपने साथ सहरी और इफ्तारी में अपने साथ बिठाएं और अल्लाह ताला को राज़ी करें, अल्लाह के बंदों को राज़ी करें। तो आज के हम जो एक्सरसाइज तरफ चलते हैं, जो एक्सरसाइज है वो हमारा अब्डोमिनल का करेंगे। 4 से 5 एक्सरसाइज करेंगे। कोशिश करें जब भी रमज़ान है या आपका रोज़ा वगैरह चल रहा है, रफ्तारी या से पहले एक्सरसाइज करें या इफ्तारी के बाद करें। हाई इंटेंसिटी पे नहीं आपने जाना, कोशिश करें कि वो एक्सरसाइज हो जो इजीली कर सकें, अपने आप को बॉडी को चैलेंज नहीं आपने करना, खास तौर पे स्टार्ट के 5-6 रोज़ों में। तो स्टार्ट करते हैं वर्कआउट। सबसे पहले वार्म अप एज यूजुअल जैसे हम हमेशा करते हैं। स्टार्ट विद द मार्च, चलें जंपिंग जैक्स कर लें जैसे आपकी मर्जी है। ओके शाबाश। एक्सचेंज बाद 10 सेकंड करेंगे। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड मार्च। ओके मार्च करेंगे शाबाश। 10 9 8। अच्छा, ड्यूरिंग फास्टिंग आपका जो होगा वार्म अप वो भी ज़्यादा अपने हाई इंटेंसिटी पे जाना, नॉर्मल से वार्म अप के साथ चलें। 3-4 रोज़ों में बस आपने अपनी टेस्ट करने हैं अपने स्ट्रेंथ को, एंड्योरेंस को कि कैसा रिस्पॉन्ड कर रही है बॉडी। इवन अगर आप डेली भी एक्सरसाइज करते हो तो तब भी हमें स्टार्ट के 3-4 रोज़ों में हाथ होला रखना थोड़ा सा। ओके फाइन। ओके हमने ज्यूम कर लिया कि हमने एटलीस्ट 5 मिनट्स वार्म अप किया है। ओके लेट्स स्टार्ट विद द सिंपल क्रंचेस, टेबल टॉप क्रंचेस। स्टार्ट करेंगे हम टेबल टॉप क्रंचेस के साथ। 10 रैप्स 3 सेट्स के करेंगे। नेक अपवर्ड, चिन अपवर्ड, लॉक योर नेक मसल, वेरी गुड। स्लाइटली इसको नीचे करें, फाइन। दिस इज टेबल टॉप क्रंचेस। टेबल टॉप इसलिए कहते हैं बिकॉज इनकी लेग की पोजीशन जो है ये टेबल टॉप है, जैसे टेबल की पोजीशन होती है वो है। शाबाश। 5 4 3 2 एंड 1। रिलैक्स योरसेल्फ। यार रोज़ा तो नहीं लग रहा, कर लोगे इजीली। ओके शाबाश, कम ऑन गो। सेकंड सेट 1 2 3 गो। 10 रैप्स अगेन। 1 2 3 4 5 6 our boy 7 breathing is most important 8 9 10 okay relax again। कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हैं कोशिश करें जिप अप नहीं करेंगे, लिप्स आप सांस लेते रहेंगे। ब्रीथिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आप सांस लेना छोड़ देंगे या रोक के सांस लेंगे तो मसल जल्दी फटीक हो जाएगा, आप ज़्यादा देर एक्सरसाइज नहीं कर सकोगे। ओके थर्ड सेट बॉय, कम ऑन। 1 2 3 एंड गो। 2 3 4 5 6 एक्सीलेंट। 7 8 9 and 10। रिलैक्स योरसेल्फ, वेरी गुड शाबाश। ओके नेक्स्ट एक्सरसाइज हम करेंगे वी अप्स करेंगे, ऑल्टरनेट 1 and 2। ऑल्टरनेट लेग्स को उठाएंगे एंड आर्म्स
ऑपोजिट आर्म एंड ऑपोजिट लेग्स का कम्बिनेशन कर रहे हैं। अगर आप राइट आर्म उठाएंगे तो लेफ्ट लेग करेंगे, लेफ्ट लेग उठाएंगे तो राइट आर्म करेंगे। शाबाश, परफेक्ट 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 बॉय। थोड़ा सा और फॉरवर्ड जाएं, गो फॉरवर्ड, फ्लेक्सो टोर्सो, अपने कमर को बेंड करें। शाबाश, 5 4 3 2 एंड 1, वेरी गुड, शाबाश। ओके, थोड़ा सा सीधे हो जाए मैट पे, आप क्लॉकवाइज लगता है घूम जाएंगे एंड ऑफ द सेशन। ओके, सेकेंड सेट स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 एंड गो अगेन, 2 3 4, बहुत अच्छे, 5 6 7 8 9 10, वेरी गुड, शाबाश। 2 sets done, 1 more to go. Okay, start again, third set, 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10, शाबाश। आर यू ओके? फाइन, तभी ठीक है, डिजनेस तो नहीं हो रही? कितने फिंगर्स हैं ये? 2 हैं, इनफ है, ठीक है, सही है आपके, तो भी ठीक है। अच्छा, ड्यूरिंग वर्कआउट जब भी आप रमज़ान में करें या कभी भी हाई इंटेंसिटी करें, ड्यूरिंग फास्टिंग या इफ्तार के बाद भी, तो कोशिश करें रिलैक्स होकर करें, कोई जल्दबाजी ना करें और अपने आप को बार बार चेक करते रहें कि आर यू ओके, आर यू फाइन। फिर आपने चलना है, ज़बरदस्ती अपने पे लोड डाल के नहीं चलना, बिकॉज एक्सरसाइज का मतलब कभी भी ओवर बर्डन नहीं है। करें स्टार्ट? ओके, थर्ड एक्सरसाइज विल बी लेग रेज और कंबाइन लेग रेज करेंगे, ठीक है। हेड डाउन, हेड रिलैक्स। अगर हम इसमें फॉर एग्जांपल जैसे जवाद पे नेक लिफ्ट कर रहा था, तो अननेसेसरी अपने मसल को इन्वॉल्व करें। अगर हम अननेसेसरी अपने मसल को इन्वॉल्व करेंगे तो होगा क्या, हमारा जो फोकस अब्डोमिनल से वो हट के हमारे नेक पे आ जाएगा, तो इसलिए हमने अपने फोकस को डाइवर्ट नहीं करना। एक्सीलेंट बॉय, 10 रैप्स करेंगे, 5 मोर टू गो, 4 3 2 1 मोर एंड 1, वेरी गुड, शाबाश। 2 मोर टू गो, शाबाश। ओके, 1 2 3 स्टार्ट अगेन। अभी जस्ट बेसिक एक्सरसाइज बता रहा हूँ मैं आपको रमज़ान में जो आपने करनी है, ज़्यादा अपने हाई इंटेंसिटी पे नहीं जाना, जस्ट मेक द थिंग सिंपल एंड ईजी। शाबाश, 2 reps more, 1 more boy, excellent, शाबाश। Relax yourself, normal breathing. Can we start again? Okay, third set पे जा रहे हैं हम। शाबाश जवाद, 10 9 8 7, ये आप जवाब पोजीशन देख रहे होंगे, बिल्कुल जॉइंट्स इन लाइनल, जॉइंट्स लॉक है। आप उसको स्लाइटली बेंड कर सकते हो लेग्स को, अगर आपसे बिल्कुल स्ट्रेट नहीं किया जा रहा है। शाबाश, 2 reps more जवाद, 1 more जवाद, 1 more जवाद, यू कैन डू इट, शाबाश। 1 more, लास्ट 1 एंड वेरी गुड, शाबाश, ठीक है। ओके ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज साइकिल क्रंच। फोर्थ एक्सरसाइज कर रहे हैं साइकिल क्रंच अपनी। ओके, साइकिलिंग करोगे, साथ क्रंच करोगे, जस्ट फॉर 10 सेकेंड, 1 2 3 गो। हैंड्स यहाँ पर एडजस्ट करेंगे, गो अगेन, ऑपोजिट आर्म एंड ऑपोजिट लेग कम्बिनेशन, साइकिल की तरह लेग की मूव करिए, अपर बॉडी भी उसके अगेंस्ट मूव करिए। शाबाश, 5 4 3 2 एंड 1। अच्छा, इसमें आप जो मिस्टेक करे हो, क्या करे हो, टोर्सो को ट्विस्ट नहीं करे, आप आर्म्स को जस्ट मूव करो, ठीक है, पूरी बॉडी को मूव करना है। ओके, आप लोगों ने भी इस पर ख्याल रखना है कि पूरी बॉडी को मूव करना है, जैसे आपने आर्म्स को मूव नहीं करना। ओके, गो, सेकेंड सेट फॉर 10 सेकेंड। शाबाश, 5 4, बड़ी आपकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्शन जो है ना, मूवमेंट बड़ी रिस्ट्रिक्ट है, रिलैक्स होके करें। 3 2 एंड 1। मेरे ख्याल से अब आपका फ्यूल जो है ना, कार्बोहाइड्रेट्स बर्न हो गए बॉडी के सारे। ओके, थर्ड सेट, द लास्ट वन। ओके, 1 2 3 एंड गो फॉर 10 सेकेंड, 10 9, चाहो जवाब। ओके, 5 4 3 2 1। अभी 3-4 सेकंड रहते थे, लेकिन आपकी सिचुएशन को देख के, इनकी सिचुएशन को देख के मैंने खुद ही कम कर लिया। तो ये था हमारा आज का वर्कआउट। कोशिश करें, जैसे आपने देखा जवाब को एक्सरसाइज करते हुए कि एंड में जाकर फटीक हो गए हैं, तो ऐसे ही आपने अपने आप का ख्याल रखना है। अगर आपको लगता है कि आप फटीक हो गए, तो आप वहाँ पे ही अपने आप एक्सरसाइज को छोड़ना जरूरी नहीं कि आपको एंड तक लेके चलना है। तो ये था हमारा आज का वर्कआउट। इंशाल्लाह दोबारा होगी मुलाकात नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। तो आज का सेशन आपने देख भी लिया, इसका फीडबैक आपने हम तक ज़रूर पहुँचाना है। थैंक यू सो मच। जिनकी आज बर्थडे है वो वेट कर रहे होंगे, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। और जिनकी बर्थडे कल है वो पिक्चर्स भिजवा दें, इंशाल्लाह कल के प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। सेकेंडली, हमने आपको बताना है मौसम की सूरत हाल। कल भी एकदम से ही मौसम में हमने तब्दीली देखी। सो आज की प्रेडिक्शन क्या है, आज दिन भर मौसम कैसा रहेगा? मायदा की तरफ चल रहे हैं, ओवर टू यू।
सामीना, मौसम की सूरत हाल की बात की जाए तो मौसम कुछ इस तरह से रिकॉर्ड किया जा रहा है कि गुज़श्ता रात तो काफ़ी आंधी और बारिश देखने में नज़र आई, लेकिन उसके बाद जैसे ही सुबह हुई है तो अब धूप की तेज़ किरणें यहाँ पर महसूस की जा रही हैं। शहरी जो है वो सुबह के औकात में अच्छे खासे परेशान हो गए हैं। वैसे तो देखा जाए तो ठंडी हवाएं चल रही हैं 9 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से, लेकिन साथ ही साथ जो है वो मौसम अगर देखा जाए तो धूप की तेज़ किरणें भी महसूस की जा रही हैं कि इस तेज़ धूप में जो है वो आप खड़े हो नहीं सकते। और ओवरऑल अगर देखा जाए तो शहर में हवाओं के साथ धूप जो है वो आज अपने जलवे दिखा रहा है। मौसम इसी तरह से है कि कभी जो है वो बादल और सूरज के दरमियान। ठीक है, थैंक यू सो मच माहिदा, आपने हमें मौसम की सूरत हाल बताई। हमारी और आपकी मुलाकात होगी कल। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।